दुनिया के सबसे पहले पॉपुलर और ताकतवर सुपर हीरोज में से एक सुपरमैन को लगभग 80 सालों से हमने उसे कई सारी मूवीज और टीवी शोज में देखा था, लेकिन मॉडर्न रियल वर्ल्ड में उसकी एग्जिस्टेंस कैसी हो सकती है, इसका एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया 2013 की जैक स्नाइडर की मैन ऑफ स्टील मूवी ने, जहां पर इसके डार्क और रियलिस्टिक अप्रोच ने हमें सुपरमैन और उसकी पावर्स की तरफ एक नया नजरिया दिया। और साथ ही साथ इसी मूवी ने डीसी के अपने सिनेमैटिक सुपर हीरो यूनिवर्स डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की। यही कारण है कि डीसी फैंस के बीच में इस मूवी का फैंडम बहुत बड़ा है, जिसका हिस्सा हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, जिन्होंने कई बार कमेंट्स में हमें इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मैन ऑफ स्टील मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि कैसे द इनक्रेडिबल हल्क ने द मैन ऑफ स्टील मूवी को बनने में हेल्प की थी, क्यों नहीं बन पाई मैन ऑफ स्टील द डार्क नाइट यूनिवर्स के अंदर। जानेंगे कि इस मूवी के अंदर सुपरमैन के सूट में उसके आइकॉनिक रेड अंडरवेयर को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। जानेंगे मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर कारा जोरेल यानी सुपरगर्ल के हिंट के बारे में, और जानेंगे कि क्या हमें कभी मैन ऑफ स्टील 2 मूवी देखने को मिलेगी भी या नहीं। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द इनक्रेडिबल हल्क आखिर मैन ऑफ स्टील के बनने का कारण कैसे बना? वेल, जब ब्रैंडन रूथ स्टारिंग 2006 की सुपरमैन रिटर्न सक्सेसफुल नहीं हुई, तब जाकर 2008 में बहुत सारे कॉमिक बुक राइटर्स ने वार्नर ब्रोस को सुपरमैन की फ्रेंचाइजी को रिबूट करने का इंस्पिरेशन दिया, जहां पर कॉमिक बुक राइटर मार्क वेड ने मार्वल स्टूडियोज के द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का एग्जांपल लिया और ये बात समझाया कि किस तरह से इस मूवी की अच्छे परफॉर्मेंस ने आंग ली की हल्क मूवी का इंप्रेशन लोगों के अंदर बदल दिया है, जहां पर वार्नर ब्रोस को कई कॉमिक बुक स्टोरीज को फॉलो करने का भी इंस्पिरेशन दिया गया था, जिसमें राइटर ग्रांट मॉरिसन ने ऑल स्टार सुपरमैन को फॉलो करने का इंस्पिरेशन दिया, वहीं पर मार्क वेड ने सुपरमैन बर्थराइट को फॉलो करने का इंस्पिरेशन दिया। लेकिन फिर भी वार्नर ब्रोस ने मूवी को बनाने में बहुत लंबा समय लगाया, क्योंकि इनिशियली उनके पास सुपरमैन को लेकर बहुत सारे प्लान्स थे, और उन बहुत सारे प्लान्स में से एक प्लान ये भी था कि कॉमिक बुक राइटर मार्क मिलर मैथ्यू वॉन के साथ मिलकर सुपरमैन की एक एपिक ट्रिलॉजी बनाना चाहते थे, और ये बेसिकली सुपरमैन की शुरुआत से लेकर सुपरमैन के अंत तक की कहानी दिखाती, और बेसिकली इसे लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह हर अल्टरनेट साल पर रिलीज की जाती। वहीं पर दूसरी ओर वार्नर ब्रोस इनिशियली सुपरमैन की कहानी को क्रिस्टोफर नोलन के द डार्क नाइट यूनिवर्स में ही दिखाने वाला था, जहां पर हमें जोसेफ गॉर्डन लेविट का जॉन ब्लेक बैटमैन के रूप में दिखने वाला था। लेकिन वहीं पर क्रिस्टोफर नोलन अपने डार्क नाइट यूनिवर्स को और आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे, और वो बेसिकली बैटमैन के कैरेक्टर के इंटेग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए इस यूनिवर्स को शेयर नहीं करना चाहते थे। दूसरी ओर वार्नर ब्रोस के ऊपर एक बहुत बड़ा लीगल प्रेशर भी आया, जहां पर अगर 2011 तक सुपरमैन की कोई भी मूवी नहीं बनती, तो आगे बनने वाली सुपरमैन की किसी भी मूवी में से वार्नर ब्रोस को उस मूवी की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सुपरमैन के ओरिजिनल क्रिएटर्स को देना पड़ता। इसी चक्कर में जल्दी में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से इंस्पायर होकर उन्होंने मैन ऑफ स्टील से एक नया डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू किया। अब यहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स थे जिन्हें इस यूनिवर्स की पहली इंस्टॉलमेंट यानी मैन ऑफ स्टील को डायरेक्ट करने के लिए चुना जा रहा था, जिनमें सबसे पहले नाम आता है फिल्म मेकर गिलेर्मो डेल टोरो का। लेकिन उस समय वो अपनी मूवी एट द माउंटेन ऑफ मैडनेस को बनाने में बहुत ज्यादा बिजी थे, जो मूवी आज तक रिलीज नहीं हो पाई। वहीं पर मशहूर मूवीज जैसे कि फॉरेस्ट गंप और बैक टू द फ्यूचर ट्रिलॉजी के डायरेक्टर रॉबर्ट ज़ेमेकिस को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कंसीडर किया जा रहा था। इसके अलावा अपकमिंग रॉबर्ट पैटिसन के बैटमैन मूवी के डायरेक्टर मैट रीव्स को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए ऑफर किया जा रहा था। इन सबसे सरप्राइजिंग, डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर ब्रूस वेन / बैटमैन का रोल निभाने वाले बेन एफ्लेक को भी इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन किसी भी प्रकार के विजुअल इफेक्ट्स वाली मूवी को न डायरेक्ट करने के एक्सपीरियंस के चलते उन्होंने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। फाइनली इस काम की जिम्मेदारी जैक स्नाइडर ने उठाई, और यहाँ पर उन्होंने अपने स्टाइल और हिसाब से डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत की। खैर, मूवी के लिए डायरेक्टर चुनना तो एक हद तक आसान था, लेकिन मूवी का लीड यानी क्लार्क कैंट / काल-एल / सुपरमैन के लिए कई सारे एक्टर्स को कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें शामिल थे आर्मी हैमर, जो मैग्निएलो और जैक एफ्रॉन जैसे बड़े सुपरस्टार्स। लेकिन फाइनली यहाँ पर हेनरी कैविल को ये रोल मिल पाया। हो सकता है आप में से बहुत कम लोग ये बात जानते हो कि ये पहली बार नहीं था जब हेनरी कैविल ने सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशन दिया था।
इससे पहले भी उन्होंने एक अनमेड सुपरमैन फिल्म सुपरमैन फ्लाई बॉय और 2006 की ब्रेंडन रूथ स्टारिंग सुपरमैन रिटर्न्स में भी ऑडिशन दिया था, लेकिन वहां पर वो कास्ट नहीं हो पाए थे। फाइनली उन्हें इस मूवी के अंदर अपना लॉन्ग डिजायर्ड कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिल ही गया और ये पहली बार था जब किसी ब्रिटिश एक्टर ने सुपरमैन का रोल प्ले किया था। अब जब बात सुपरमैन की हुई है तो उसकी गर्लफ्रेंड लोइस लेन की बात कैसे नहीं होगी, जहां पर इसके लिए भी कई सारी एक्ट्रेसेस को कंसीडर किया जा रहा था, जिनमें शामिल थी सॉर्सी रोनन, काया स्कैडेलेरियो, ओलिविया वाइल्ड, मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड जिन्होंने बर्ड्स ऑफ प्रे के अंदर हंट्रेस का रोल निभाया था, और यहाँ तक कि मार्गो रॉबी जिन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर हार्ली क्विन का रोल निभाया है। फाइनली ये रोल एमी एडम्स को मिला, जिन्होंने सुपरमैन मूवी के लिए तीसरी बार लोइस लेन का ऑडिशन दिया था, जिसमें एक तो उन्होंने ब्रेट रैटनर की एक अनमेड सुपरमैन की फिल्म थी, दूसरी सुपरमैन रिटर्न्स थी और तीसरी मैन ऑफ स्टील। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि एमी एडम्स और मार्था कैंट का रोल निभाने वाली डायन लेन में सिर्फ और सिर्फ 9 साल का अंतर है, और यही उम्र का अंतर हेनरी कैविल और एमी एडम्स के बीच में भी है। एक सुपरमैन मूवी के अंदर क्या सबसे मुश्किल हो सकता है? दमदार इमोशन परफॉर्मेंस देना, धमाकेदार एक्शन सीक्वेंसेस के लिए कोरियोग्राफी सीखना, या हार्नेस की मदद से लटक कर फ्लाइंग सीक्वेंसेस देना। वेल, हेनरी कैविल के हिसाब से इस मूवी के अंदर उनके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था वो कुछ मिनटों तक दिखने वाला शर्टलेस सीन देना, जिसके लिए उन्होंने अपने ट्रेनर माइक ट्वाइट के साथ मिलकर 6 हफ्तों तक कड़ी ट्रेनिंग की थी, जहां पर इसके लिए उन्होंने अपनी डेली 5000 कैलोरी इंटेक को कम करके 1500 कैलोरी पर डे लेते थे, और इस सीन तक उनकी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ 7% फैट ही बच चुका था, और उन्होंने इतना बेहतरीन मसल गेन किया कि इनिशियली मूवी के अंदर जिस सूट के अंदर मसल लेयर्स को इंक्लूड किया जाना था, उस लेयर को निकालकर इसे हेनरी कैविल की बॉडी के हिसाब से टाइट फिटिंग बनाया गया। फाइनली जब ये सीन खत्म हुआ तो खुद जैक स्नाइडर ने उन्हें ढेर सारी आइसक्रीम और पिज्जाज गिफ्ट किए। ताकतवर क्रिप्टोनियन सोल्जर फाओरा, जो सुपरमैन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनी थी, इसका रोल पहले एक्चुअली गैल गडोट को ऑफर किया गया था, जो आगे डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स मूवीज के अंदर डायना प्रिंस यानी वंडर वुमन के रूप में नजर आई, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपने प्रेगनेंसी के चलते इस रोल को ड्रॉप कर दिया था, और इस रोल को फाइनली जर्मन एक्ट्रेस आंजे त्राओ ने प्ले किया, जो डार्क सीरीज के अंदर मिकेल की परदादी के रूप में नजर आई थी। खैर, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना शायद हमें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर गैल गडोट की वंडर वुमन देखने को भी नहीं मिलती। मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर आपको जितने भी अमेरिकन डिफेंस के सोल्जर्स, पायलट्स, आर्मी रेंजर्स, व्हीकल्स और वेपन्स देखने को मिले हैं, ये सब कुछ एक्चुअल और रियल हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट ने मूवी के लिए अपनी आर्मी और अपनी सोल्जर्स को यूज करने की पूरी आजादी दी थी, जिसने एक्चुअली मूवी को बहुत रियलिस्टिक बनाया। मूवी के अंदर कैंट फैमिली का फार्म और उसका घर बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर यहाँ पर कैंट फैमिली के पूरे घर को यॉर्कवाइल, इलिनॉइस, अमेरिका के एक फार्म पर मूवी के लिए बनाया गया था। बट मेन परेशानी घर बनाना नहीं था, बल्कि फार्म में उगाए हुए खेती थी, जहां पर पहले यहाँ पर सोयाबीन की खेती को उगाया गया था, लेकिन मूवी के लिए लंबे लंबे क्रॉप्स की जरूरत थी, जिसके कारण यहाँ पर मक्के की खेती को उगाया गया, वो भी शूटिंग से कई महीनों पहले तक, ताकि शूटिंग तक खेती लंबी दिखने लगे। इस मूवी के अंदर हमें भले ही शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कुछ मिनटों के लिए ही क्रिप्टोनियंस को दिखाया गया था, लेकिन उन्हीं के अंदर क्रिप्टोनियंस को जेन्युइन जस्टिफाई करने के लिए जैक स्नाइडर ने अपनी कोई कमी नहीं छोड़ी, और उन्होंने बकायदा क्रिप्टोनियंस की लैंग्वेज भी क्रिएट करवाई थी, जहां पर इस चीज में उनकी हेल्प की थी यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स की प्रोफेसर क्रिस्टिन श्रेयर ने, जिन्होंने इस लैंग्वेज को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर मॉडल किया। और कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से इस मूवी के अंदर हमें इनिशियली जोरेल क्रिप्टोनियन में बोलते हुए भी नजर आने वाला था, लेकिन इस चीज को मूवी से कट कर दिया गया। अब चलिए बात करते हैं सुपरमैन और क्रिप्टोनियन सूट्स के बारे में। मैन ऑफ स्टील मूवी के लिए यहाँ पर हेनरी कैविल ने क्लासिक क्रिस्टोफर रीव सुपरमैन कॉस्ट्यूम में ही अपना स्क्रीन टेस्ट दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली उस समय सूट को डेवलप नहीं किया गया था, और मूवी के लिए इस सूट को जेम्स एचिसन और माइकल विकिंसन ने डिजाइन किया है, जहां पर जैक स्नाइडर इनिशियली सुपरमैन का फेमस लाल अंडरवेयर भी इस मूवी के सूट के डिजाइन में इंक्लूड करना चाहते थे,
लेकिन सूट के 1500 डिजाइन देखने के बाद जैक स्नाइडर ने इस बात को डिसाइड किया कि सुपरमैन कच्छा पहनेगा लेकिन अंदर, और ऐसे पहली बार लाइव एक्शन में सुपरमैन को बिना अंडरवेयर के दिखाया गया। वहीं पर दूसरी ओर बात करें अगर क्रिप्टोनियन सूट्स और स्पेस सूट्स की, तो बेसिकली मूवी के अंदर इन सूट्स के भारी वजन होने के कारण इन्हें शूटिंग के दौरान इस्तेमाल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, जिसके कारण इन्हें मूवी के अंदर CGI से ऐड किया गया था। वैसे तो जैक स्नाइडर ने आने वाले DCU के कई बड़े बड़े ईस्टर एग्स और हिंट्स दिए थे, लेकिन यहाँ पर सुपरमैन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही कंफर्म्ड ईस्टर एग है जिसके बारे में DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के अंदर आज तक चर्चा नहीं की गई, और वो हिंट था सुपर गर्ल का। जहाँ पर पहली मूवी के टाई एंड कॉमिक्स के हिसाब से सुपर गर्ल उसी स्पेसशिप के थ्रू आई थी जिस स्पेसशिप को क्लार्क एल्समेयर कनाडा के बर्फीले आइलैंड्स में ढूंढता है, जहाँ पर उसके शिप में मौजूद बाकी के क्रू को डेवम नाम का क्रिप्टोनियन खत्म कर देता है। लेकिन डिस्पाइट DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स के इतने आगे बढ़ने के भी आज तक हमें सुपर गर्ल का हिंट भी नहीं मिला। खैर फाइनली आने वाली फ्लैश मूवी के अंदर हमें सुपर गर्ल देखने को मिलेगी जिसे साशा कैली प्ले कर रही हैं। इस मूवी के 2013 में आने से पहले इस मूवी ने पहली बार सुपरमैन के चले आ रहे 75 सालों का एक बहुत बड़ा नियम तोड़ा, जहां पर पहली बार ऑन स्क्रीन सुपरमैन को किसी को मारते हुए दिखाया गया, जहां पर मूवी के क्लाइमेक्स में फाइनली वो अनकंट्रोलेबल जनरल जॉड की जान उसका गला तोड़ के लेता है। ऑब्वियसली सुपरमैन जिस चीज को सिग्निफाई करता है उसके हिसाब से क्रिटिक्स और फैंस के बीच में ये सीन एक बहुत बड़े डिबेट का कारण बना। यहाँ तक कि इस मूवी के प्रोड्यूसर और को राइटर क्रिस्टोफर नोलन ने भी इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था, लेकिन इस मूवी के को राइटर डेविड एस गॉयर और जैक स्नाइडर ने मिलकर उन्हें और बाकी फैंस को इस बात को कन्विंस किया कि यहाँ पर सुपरमैन को जानबूझकर इनएक्सपीरियंस दिखाया गया है, और यहाँ पर सुपरमैन का जान लेना बेसिकली उसके लिए जरूरी इसलिए था ताकि उसे इस चीज का सदमा जिंदगी भर याद रहे, और यही बहुत बड़ा रीजन होगा जो उसके मॉरल कंपास को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो अब चलिए बात करते हैं मैन ऑफ स्टील मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर बात करें फाइनेंशियली, तो यहाँ पर मैन ऑफ स्टील को $225 मिलियन से लेकर $258 मिलियन के बजट पर बनाया गया था, और मूवी की रिलीज होते ही इसने अपना पूरा का पूरा बजट USA और कनाडा से ही निकाल लिया, जहाँ पर इसने टोटल $291 मिलियन की कमाई की। वहीं पर दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन से इसे $377 मिलियन और मिले, और इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर $668 मिलियन कमाए, जिसने इसे सुपरमैन की सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवी बनाया। अगर इन्फ्लेशन को ऐड न किया जाए तो इसके ऊपर से $17.5 मिलियन इसे IMAX थिएटर से मिले, और $110 मिलियन इसके DVD और ब्लूरे सेल्स से मिले, और ये 2013 की 9th सबसे प्रॉफिटेबल मूवी साबित हुई। वहीं पर अगर बात करें क्रिटिकली, तो इस मूवी को फैंस और क्रिटिक्स की तरफ से एक मिला जुला ही रिस्पॉन्स मिला, लेकिन वो लोग जो जैक स्नाइडर की विजन को समझ पा रहे थे उनके बीच ये मूवी बहुत पॉपुलर हुई, और आज भी ये पॉपुलर है। यही कारण है कि ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी डायरेक्टर गिल्लेर्मो देल टोरो की ये सबसे फेवरेट सुपर हीरो फिल्म है, एंड ऑफ कोर्स हम जानते हैं क्यों। बाकी अगर अवार्ड्स की बात की जाए तो यहाँ पर इसे कोई खास लक नहीं मिल पाया। खैर अगर आप भी ये सवाल पूछते हैं कि सुपरमैन की अगली DCU की मूवी कब आएगी, तो आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग इस सवाल को पूछ रहे हैं और जवाब किसी को नहीं मालूम है। इनिशियली 2013 में डेविड एस गॉयर मैन ऑफ स्टील 2 और जस्टिस लीग को लिखने के लिए हायर किए गए थे, लेकिन उनके स्क्रिप्ट को स्क्रैप करके जैक स्नाइडर ने अपनी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन को अनाउंस किया, और इसके बाद वंडर वुमन और जस्टिस लीग मूवी के प्लान पर काम किया गया, और मार्च 2017 तक इस बात को कंफर्म किया गया था कि मैथ्यू वॉन इसकी सीक्वल मूवी को डायरेक्ट करेंगे, जिसमें बेसिकली मार्क मिलर की ही कुछ ओरिजिनल ट्रिलॉजी के आइडिया को यूज किया जा रहा था, लेकिन ये मूवी बन नहीं पाई, और शज़ाम में न दिखने की वजह से कई फैंस ने इस रूमर को उठाना शुरू कर दिया कि हेनरी कैविल सुपरमैन का रोल छोड़ रहे हैं। लेकिन फाइनली हेनरी कैविल ने इस चीज को कंफर्म कर दिया कि वो अब भी सुपरमैन का रोल प्ले करना चाहते हैं, और शायद हमें आने वाली शज़ाम या ब्लैक एडम्स मूवी में वो दिख सकते हैं। खैर वो जब होगा तब होगा। वहीं पर दूसरी ओर वार्नर ब्रोस ने जे अब्राहम्स के साथ मिलकर एक नए ब्लैक सुपरमैन की मूवी के कॉन्सेप्ट पर काम करना चालू कर दिया है। इसका आइडिया पहले माइकल बी जॉर्डन ने भी दिया था। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक यूनिवर्स में दो सुपरमैन होंगे? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, और यहाँ पर DCU की आने वाली द फ्लैश मूवी बेसिकली हमें मल्टीवर्स को समझाएगी, जिसके कारण दो बैटमैन और दो सुपरमैन के होने का सेंस बन पाएगा। और क्या पता इवेंचुअली इन फ्यूचर हमें मैन ऑफ स्टील 2 मूवी भी देखने को मिल जाए।
तो गाइस ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम द मैन ऑफ स्टील मूवी फैक्ट्स। सुपरमैन बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए ब्रेवरी और इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा कारण रहा है और सुपरमैन के रियल वर्ल्ड में होने की मेरी फैंटेसी को इस मूवी ने बहुत हद तक सच साबित किया। यही कारण है कि ये मेरी फेवरेट सुपर हीरो मूवीज में से एक है और उम्मीद करते हैं कि हमें हेनरी कैविल फिर से सुपरमैन के रूप में जल्दी ही DCU में देखें। बाय द वे, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप इस मूवी के बारे में कितने और फैक्ट जानते हैं हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा। हमारी आने वाली ऐसी ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए हुए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।